we want to, first of all, we want to see what is Pressy writing. First of all, we want to see what is Pressy writing. आखिर ये प्रेसी राइटिंग होती क्या है? प्रेसी बुनियादी तौर पे एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, प्रेसी, जिसका मतलब ब्रीफ होता है या किसी चीज को मुख्तसर करके बयान करना। मैं आगे चल के इसकी डिटेल बयान करता हूं आपके सामने। क्यों लिखी जाती है? प्रेसी का बुनियादी मकसद क्या है? मैंने देखा है कि अगर आपको प्रेसी के मकसद की समझ आ जाए तो अक्सर औकात इसको लिखने में आसानी होती है, इसको अटेम्प्ट करने में। उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ प्रेसी राइटिंग किस तरह से की जाए, फिर इसका टाइटल हमने किस तरह से देना होता है, और फिर इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सो ये आज के लेक्चर में ये 5 पॉइंट्स जो हैं वो मैंने कवर करने हैं। सो सबसे पहली चीज जो हम पूछना चाह रहे हैं वो है व्हाट, कि प्रेसी बेसिकली होती क्या है। When somebody asks you to tell about a movie you just saw, what do you tell? आपसे को पूछे फिल्म आपने देख के आए हैं तो बताएं उसके बारे में। What do you tell? The whole 2 hour long story? Yes? No? आप जो बताते हैं, what you tell is a précis of the movie. मैंने पूछा बेटे से कि जी वो देख के आए हैं जुरासिक पार्क रिसेंटली, बेटा क्या था उस फिल्म में? तो उसने मुझे मुख्तसर से अंदाज में कुछ चीजें उसके बारे में बताई। क्योंकि वो सारी उसकी डिटेल्स नहीं था दे रहा और कुछ मेजर पॉइंट्स जो थे वो मिस कर गया, तो मुझे उससे पूछने पड़े। जो वो दे रहे हैं वो बेसिकली प्रेसी है। यहां हम ये भी देखते हैं कि प्रेसी ऑफ द मूवी से हमारी क्या मुराद है, कि प्रेसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की ही नहीं हो सकती, बल्कि प्रेसी जो है वो फिल्म की हो सकती है, फिर प्रेसी स्पीच की हो सकती है, प्रेसी किसी भी लार्ज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की। सो जो मेन चीज जो आपके जो समझने वाली है वो ये है कि कोई भी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है, जो ज्यादा टेक्स्ट होता है, उसकी होता क्या है? ए शॉर्ट करेक्ट अकाउंट। जोर किस चीज पे है? शॉर्ट एंड करेक्ट अकाउंट पे, व्हाट वाज इन द मूवी। और साथ ही साथ आप करते क्या है? विदाउट गिविंग एक्स्ट्रा डिटेल्स, आप सिर्फ उसको मेन पॉइंट्स जो है उसके वो हमें देते हैं। चनाचे इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसी मस्ट बी एक्यूरेट, ब्रीफ एंड क्लियर। सबसे जो इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इसकी है, उसका है एक्यूरेट होना, ब्रीफ भी उसने होना है और क्लियर भी होना है। मैं इसका करना चाहूंगा कि ये इसके अंदर, प्रेसी के अंदर 4 बुनियादी क्वालिटीज होती हैं जिनके बगैर प्रेसी जो है वो कंप्लीट नहीं होती। ये जानना क्यों जरूरी है? इसलिए कि यही वो क्वालिटीज हैं जो कि चेक करते वक्त हम प्रेसी के अंदर जो है उनको चेक करते हैं कि क्या कुछ है। ये करेक्ट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। कंसाइज, क्लियर, कंप्लीट, करेक्ट। ऑर्डर नहीं है लाजमी, किसी भी तरफ से इसको जो है वो पकड़ा जा सकता है। ये वो 4 क्वालिटीज हैं जो कि प्रेसी के अंदर लाजमी होती हैं। हमने इसको प्रेसी को जब हम पढ़ते हैं पेपर में तो उसको दोबारा एवेल्यूएट करते हैं कि क्या ये करेक्ट थी, क्या ये कंप्लीट थी, क्या ये कंसाइज थी, क्या इसमें क्लैरिटी है या नहीं। प्रेसी बुनियादी तौर पर लिखी क्यों जाती है, इस चीज को आप, ये मैं इस पॉइंट के ऊपर एम्फसाइज करूंगा। आप क्या देख रहे हैं? ब्रिज। ब्रिज करता क्या है? 2 अलग अलग एंटिटीज को, 2 रियलिटीज को आपस में जो है मिलाएगा, 2 लोगों को आपस में मिलाएगा। यही हिसाब प्रेसी का है। While writing a précis, you act as a bridge between the writer of a text, किसी ने टेक्स्ट लिखा हुआ है, and an imaginary reader who does not have time to read the whole text. So इसका मतलब यह है कि आप जब प्रेसी अटेंड कर रहे हैं तो आप 2 लोगों के दरमियान ब्रिज का काम कर रहे हैं। एक ऐसा राइटर जिसने वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, और दूसरा आपने तसव्वुर कर लेना है, इमेजिनरी रीडर, जिसके पास टाइम नहीं है कि वो पूरा टेक्स्ट पढ़ सके, और उसने आपसे कहा है कि आप उसको प्रेसी जो है वो लिख दें उसकी। चनाचे
अब इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से की जाती है कि आप CSS के लिए मैं इसको एक्सप्लेन यूँ करता हूँ कि हायर ऑफिसर्स फॉर एग्जांपल पूरी की पूरी कोई रिपोर्ट आई है तो वो पूरा उसको नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम नहीं है, तो वो आपसे कहते हैं कि आप इसका ब्रीफ दे दें। ब्रीफ बेसिकली सरकारी जुबान में इस्तेमाल होता है, लेकिन एकेडमिक जुबान में उसको हम प्रेसी कहेंगे। और चुनाचे कोई ऐसा रीडर, आप जानते हैं कि अब रीडर कौन है, कोई ऑफिसर है और उसके पास टाइम नहीं है टू रीड द होल टेक्स्ट। अब आप उसको एक ब्रीफ अंदाज में उस टेक्स्ट का सारा जो है वो बयान कर रहे हैं प्रेस यूज की। सो इसको बुनियादी तौर पे आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाई इज अ प्रेसी बीइंग रिटन, पर्पस इसका क्या होता है। So you have to give a readable, coherent and concise। तीन आपकी आपके आपके आपका जो काम है वो बुनियादी तौर पे तीन चीजों को आपने कवर करना है। इट हैज टू बी रीडेबल। आपकी जो जो बुनियादी तौर पे जो जो आएगी आपकी प्रेसी आती है, जो टेक्स्ट जो है आपका वो रीडेबल होना चाहिए। उसके अंदर रीडेबल से मेरी मुराद ये है कि उसकी ग्रामर ठीक हो। जो चीज ग्रामर जिसकी ठीक नहीं होती उस बात की समझ भी नहीं आती। कोहेरेंट, उसके अंदर एक रब्त होना चाहिए, उसके अंदर एक लिंक होना चाहिए, और फिर उसके साथ साथ वो कंसाइज होनी चाहिए। फॉर्म टू द टेक्स्ट आपने देनी है इन योर ओन वर्ड्स। अब ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड कॉमर्स में इसीलिए किया है कि अब आपने अल्फाज अपने इस्तेमाल करने हैं। आपने अल्फाज जो है वो टेक्स्ट के नहीं लेने, विदाउट लीविंग एनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। सो आपका काम क्या है बेसिकली, यू हैव टू गिव अ रीडेबल, coherent and concise form to the text in your own words without leaving any important details। आप देखें इसमें डॉट में एरोज कितने लगे हुए हैं, 3, और बिल्कुल निशाने पे लगे हैं। 3 एरोज किस चीज के हैं, रीडेबल, कोहेरेंट, कंसाइज। ये आपके तीनों तीर जो हैं वो निशाने पे लगने चाहिए। ग्राफिकली जरा देने से थोड़ा सा मेमोरी में इसको ज्यादा आपको याद रहेगी ये सारी चीज। रीडर का रिस्पॉन्स जो है वो क्या होगा। आप जब अपनी प्रेस से लिख लें तो सोचें कि मेरा वो जो इमेजिनरी रीडर है जिसने इसको पढ़ना है, उसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। कंफ्यूजन होनी चाहिए, या क्या आप ये लेना चाहेंगे। उनका जवाब आना चाहिए कि वी गॉट द पॉइंट, हमें आपके पूरी बात की जो है वो समझ आ गई है। आप इस रिस्पॉन्स को जहन में रख के तो आपने प्रेसी को चलाना होता है। लिखना कैसे है, ये सवाल। फर्स्ट आपका जो पॉइंट है वो ये है कि फाइंड आउट द सेंट्रल आइडिया और द थीम ऑफ द पैसेज। आपने पैसेज जब एक दफा पढ़ लिया है, एक दफा पढ़ने से अगर समझ नहीं आई उसको दोबारा पढ़ें, उसको 3 दफा पढ़ें ताकि आपको उसकी पूरी समझ आ जाए। मैं हमेशा मशवरा देता हूं स्टूडेंट्स को कि एक वन रीडिंग इज नॉट इनफ, बिकॉज देर आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स आइडियाज। प्रेसी जब भी ली जाती है, जो पैसेज इसका लिया जाता है तो वो एडवांस्ड राइटिंग में से लिया जाता है। राइटर्स ने काफ़ी उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स आइडियाज होते हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है सेंटेंसेस की, पंक्चुएशन और वो सारी चीज़ें, उसमें से मीनिंग निकालना फर्स्ट रीडिंग में आमतौर पे इतना आसान नहीं होता। सो इट इज़ बेटर दैट यू गो फॉर द सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग तक पहुंचने तक उसके बाद आपको एक आइडिया आ गया होगा कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसकी थीम क्या है पैसेज की। ऑफ कोर्स अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी बीच में ऐसे ऐसे आगे हैं वर्ड्स, ऐसे आगे हैं कि हमें उन वर्ड्स की समझ नहीं आ रही। सो उसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिन वर्ड्स की समझ नहीं आती, यू हैव टू बाईपास देम। यू जस्ट लुक एट द कॉन्टेक्स्ट, बजाय इसके कि उस वक्त बंदा बार बार आपकी नजरें उस वर्ड पे जाएं कि मुझे ये वर्ड नहीं आता, ये वर्ड नहीं आता। और तो वर्ड्स आते हैं ना उसके आसपास के, तो उनसे मीनिंग निकालने की कोशिश करें। पूछिए अपने आप से व्हाट इज इट अबाउट। सो ये फर्स्ट स्टेप सबसे आपका है, फाइंड आउट द सेंट्रल आइडिया और द थीम ऑफ द पैसेज एंड व्हाट इज इट अबाउट। नेक्स्ट स्टेप, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसके ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस इस बात की आती है कि कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं हैं।
आपको जिस चीज की बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है वो यहाँ पे ये है आपकी जजमेंट बेसिकली, कि टेक्स्ट जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स एंड माइनर पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश करना, ये एबिलिटी आपकी अपनी है, ये आपकी जजमेंट है, ये आपकी अकल है। How well do you recognize the important points from the distinguish from the unimportant points? So important points को I would advise को उसको underline करें, और be careful to distinguish between the important and unimportant points. अक्सर लोग अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी जबरदस्ती वो अहमियत दे के तो उसको जो है वो लगा रहे होते हैं कि जी दिस इज इम्पोर्टेंट, वेयर एज आप गौर करें, दो दफा टेक्स्ट पढ़ें तो आपको महसूस होगा कि ये टेक्स्ट एक खास डायरेक्शन में जा रहा है, एक खास बात है जो कही जा रही है, और वही उसका मेन आइडिया है और वही उसकी थीम है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि प्रेसी राइटिंग में असल मसला राइटिंग का नहीं है इतना ज्यादा जितना इसकी रीडिंग का है। सो इसको डिवाइड करें टू पार्ट्स में। The first part is reading the passage, and the second part is writing the précis. It's only when you have read it properly that you can write the précis properly. जब तक आपको समझ उसकी पूरी नहीं आई, उसके बगैर लिखने की कोशिश करेंगे। अक्सर लोग काफी सारी प्रेसिस पेपर्स में ऐसी भी चेक की हैं जिसको लोगों ने जल्दी अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, और उसकी रीजन वो क्या देते हैं, जी टाइम नहीं था। That is a very very lame excuse, of course. टाइम मैनेजमेंट पेपर के अंदर, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर जॉब, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पेपर होने से कई हफ्ते पहले, many weeks before, you must calculate time, you must sit down and attempt 3 hours papers, see how much time I'm going to give to Prezi, how much time I'm going to give to comprehension. ये सब चीजें आपकी जिम्मेदारी है। So see how well, कितना टाइम आपको रीडिंग के लिए चाहिए, कितना टाइम आपको उसकी राइटिंग के लिए चाहिए। So again, I emphasize that Prezi writing has two parts. First is reading. अभी तक हम reading के ऊपर हैं। Reading में आपने important points जो हैं वो उनको distinguish करना है। Next step. Once you have taken the, अभी तक आप क्या करके आए हैं? अभी तक आपने important points लिए हैं और unimportant को छोड़ा है। I say underline them. Underline, और पेपर के ऊपर जो है उसको। Next step is a rough draft. अब आपने मेजर पॉइंट्स और माइनर पॉइंट्स अलग कर लिए हैं, अब आप रफ ड्राफ्ट लिखेंगे। नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर ओन वर्ड्स। रफ ड्राफ्ट के लिए हम ये कह रहे हैं कि आप बेशक इसको पॉइंट वाइज कर लें, इसको पूरा पैराग्राफ ना लिखिए अभी, आप इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको आपने नोट डाउन करना है इन योर ओन वर्ड्स। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसका आ गया है कि हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं वो अपने वर्ड्स में पॉइंट्स लिखें सिर्फ, या कि क्या सेंटेंसेस लिखें। अक्सर लोग पूछते हैं क्या हमें सेंटेंसेस लिखने चाहिए कि पॉइंट्स लिखने चाहिए। देखिए, आप बना रहे हैं रफ ड्राफ्ट। रफ ड्राफ्ट किस चीज का? प्रेसी का। ड्राफ्ट मीन्स दैट इट हैज टू बी कंप्लीट सेंटेंसेस। I would not say, I'm saying that you take out the important points, but now make these sentences. That is why I have put a picture here so that you remember that now is the stage when you are making sentences. आपने अंडरलाइन किया हुआ था प्रेसी के ऊपर से, और जब प्रेसी के ऊपर अंडरलाइन कर ले हैं तो लाजमी नहीं कि पूरा का पूरा सेंटेंस उसमें से उठाया जाए, कुछ पार्ट्स उसके जो है वो अंडरलाइन किए जा सकते हैं, एंड देन यू हैव द सेंटेंसेस। An important question which many people ask about this, बड़ा major question आता है हमेशा, can I copy words from the text? I will take some time over here. आपने टेक्स्ट के अंदर, आप देखें बाज़ औक़ात टेक्निकल टर्म्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट के बारे में कोई आ गया है, या फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, लाइफ के बारे में, साइंस के बारे में कोई पैसेज है, इकोनॉमी के बारे में पैसेज है, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में कोई पैसेज है, तो उसके अंदर जो टर्म्स हैं उनको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है? इकोनॉमी को इकोनॉमी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? सोशल इवल्स को सोशल इवल्स के अलावा कुछ वर्ड्स दिए तो जा सकते हैं, लेकिन बिल आखिर इनके करीब है। एग्जिस्टेंस जो है वो या एग्जिस्टेंस है या लाइफ है। सो इनको किस तरह से आप जो है इन वर्ड्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो माय पॉइंट इज दैट you are allowed
It is okay. It's not a very big issue to take some words from the text. What is not allowed is to um, take the whole expression or take the whole what do you say, the words from the text. I'm sorry, you can take the terms and you shall take the terms. Do not think that you cannot take any words from there. Take the terms, take the shall, take the some of the technical terms from there, but try to avoid taking more than 2 or 3 or 4 or 5 words extensions. Do not take those. Always write the précis in third person, even if there are passages, even if there are sentences within the passage in which the writer has used I, or if there are some instances of you, for example, first person or second person. No, you are not allowed. You are allowed to write the précis only and only in third person, except एक एक्सेप्शन इसके अंदर मौजूद है, और वो ये है कि बाज़ औक़ात यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात हो रही होती है, बाज़ औक़ात आवर एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स, उसमें फर्स्ट पर्सन प्लूरल यूज हो रहा है, तो वो फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है. आई रिमेंबर दिस प्रोबेबली CSS 2017 और 2018 का पैसेज है जो इस तरह से है, और जो जिसके अंदर फर्स्ट पर्सन प्लूरल यूज करना पड़ना था, जिसमें वी का जिक्र है, जिसमें आवर का जिक्र है, और उसको उसी तरह से जो है वो जिक्र करना पड़ना था, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल ट्रूथ्स, एंड उन यूनिवर्सल ट्रूथ्स के साथ जो है वो हम उसको सिर्फ आवर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपने हमेशा जो है वो थर्ड पर्सन यूज करना है. प्रेसी लेंथ क्या होनी चाहिए? This is another enigma which many people get stuck with. They believe that they shall 1/3, ठीक है, हर किसी को पता है कि हमने इसको 1/3 टेक्स्ट में जो है वो कन्वर्ट करना है, and very often it becomes a problem for people. They think that whatever is written within 1/3, okay, बाकी का छोड़ दे, मिशक, doesn't matter. No, that's not on. You must have the capacity, this ability. You must practice it before. प्रेसी सारी बात प्रैक्टिस की है. It's बेशुमार ऐसे स्टूडेंट्स, सभी लोग जो स्टार्ट करते हैं, they do not know how to write a précis, but ultimately by the end of the course, by the end of the time assigned to précis writing, précis reading, studying, they learn how to write it, reduce the text to 1/3. It's not an impossible thing. It only requires practice. That is the main thing. So précis length, अगर स्पेसिफाई किया गया है कि जी राइट इट इन 120 वर्ड्स और 100 वर्ड्स और 150 वर्ड्स और रिड्यूस इट टू हाफ, इन दैट केस इट्स अ डिफरेंट थिंग. समटाइम्स इट इज पॉसिबल. ये नहीं है प्रेसी के लिए कि जी लाजमी जो है 1/3 ही उसको हमेशा करना है. देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन इन प्रेसी, बट as we are talking in Pakistan, unless otherwise stated, it is always 1/3. It will never go into length more than this. However, इसमें अक्सर लोगों को ये भी प्रॉब्लम है. फॉर एग्जांपल 70 वर्ड्स बन रहे थे, 210 वर्ड्स का पैसेज है, 70 वर्ड्स बन रहे हैं, तो जी हमारे 75 हो गए हैं, या मुझसे 65 लिखे गए हैं, या मेरे 80 हो गए हैं. इसमें मैं आपको बड़ा सिंपल सा इसका रूल बना दूं, प्लस माइनस 7 to 8%, 5 to 10% प्लस माइनस. यानी अगर 70 वर्ड्स थे और अगर वो 77 या 75 हो गए हैं तो इट्स ओके, या अगर आपने उसके ऊपर 63 और 65 वर्ड्स लिखे हैं, इवन देन इट्स ओके. अगर 70 होने चाहिए थे 210 वर्ड्स के पैसेज का, तो प्लस माइनस 5 to 10%, 5% अपना मार्जिन रखें. अगर 100 वर्ड्स होने चाहिए थे, 5% मीन्स 5, 95 हो जाए, 105 हो जाए तो भी बहुत है, लेकिन उससे आगे पीछे ज्यादा जो है वो नहीं करेंगे. 77 का मतलब है कि वो 10% वर्ड्स ज्यादा हो गए हैं उसके. ऑलराइट, and one very important thing, personal opinion or comment का, this is a no opinion zone. Précis writing is not, आपसे किसी ने आपकी राय नहीं मांगी, आपका ओपिनियन या कमेंट किसी को जरूरत नहीं है. What is required is कि you have a text, and how truly you can condense it, you can make it concise, you can precisely write it into 1/3 or the required number of words.
It's a no opinion zone. Do not add your own opinions to it. Be very careful about this. पर्सनल ओपिनियन ऐसे में जाता है. पर्सनल ओपिनियन आपकी जो आप वर्ड आप सेंटेंसेस बनाएंगे प्योर ऑफ वर्ड से, इडियम से या वोकैबुलरी से, जो कि वो आपका पर्सनल ओपिनियन है. जिस तरह से ट्रांसलेशन में आप अपना पर्सनल ओपिनियन शामिल नहीं करते, प्रेसी में भी आपका पर्सनल ओपिनियन नो ओपिनियन जोन. राइट द प्रेसी इन वन पैराग्राफ. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्रेसी के बाजुकात जब आप टेक्स्ट देखेंगे तो समटाइम्स देयर आर मोर देन वन पैराग्राफ्स, देयर आर 2 paragraphs, 3 paragraphs, sometimes 4 paragraphs also. That is according to the requirement of the text. But when you give its precise form, you do not divide your précis into paragraphs. Write the paragraph in just one paragraph, always. If you have split it into 2 paragraphs, you are bound to lose marks for that. Okay, so these are the rules. What, how, and why. And we have come to the second last topic, précis title. And title के बारे में ये है कि always relate it with main idea. General sweeping statements की इजाजत नहीं है. Sweeping statements नहीं दे सकते कि जी ये जी बस जी it is about education and its effect. और general किस्म की, generic किस्म की नहीं है. Social media नहीं. The influence of social media on a particular age group, उस तरह से आपको जो करना पड़ेगा. और दूसरी बात यह है कि इसकी राइटिंग कैसी होती है, इसकी लैंग्वेज किस तरह, हेडिंग स्टाइल. हेडिंग देखा किस तरह देते हैं आपके, उसके अंदर सेंटेंस पूरा नहीं लिखा जाता. यू जस्ट गिव द मेन वर्ड्स, उसके अंदर prepositions अवॉइड की जाती हैं, उसके अंदर आर्टिकल्स अवॉइड की जाती हैं. और हेडिंग स्टाइल इस तरह का आपका टाइटल जो है वो हमेशा होता है. इट मस्ट नॉट बी अ कंप्लीट सेंटेंस. You will miss the, but that will again, it requires clarity also. It has to be a complete, it must convey complete meaning also, and it must be related to the main idea. Third is कि आप जब भी टाइटल बनाते हैं तो make more than one title. Suitable title आप एक सोचें, 2 सोचें, 3 सोचें, लिखें. एक बात मैं यहाँ जिक्र कर दूं कि टाइटल प्रेसी की को सॉल्व करने के बाद लिखें. उसकी रीजन ये है कि प्रेसी के रूल्स में कहीं नहीं है चेक करने में एग्जामिनर्स को, ये ऐसी कोई चीज नहीं दी होती कि जी टाइटल प्रेसी से पहले होना चाहिए. ये मैं क्लियर कर दूं एज अ रिस्पांसिबल इंग्लिश टीचर दैट देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन कि टाइटल प्रेसी से पहले होना चाहिए या उसके बाद होना चाहिए. मैं इसका आपको लॉजिक भी दे देता हूं कि व्हाई टाइटल शुड बी गिवन आफ्टर डूइंग द प्रेसी. द रीजन इज कि जब आप उसकी प्रेसी कर लेते हैं तो उस वक्त तक वो पैसेज थॉरली आपके माइंड में वो उसके पूरे के पूरे मीनिंग जो है वो आ चुका है. क्योंकि अभी आपने उसको प्रेसी करने के लिए जब आपने उसके वर्ड्स को कंप्रेस किया तो आपने देखा आपने एक वर्ड यूज किया है, उसकी जगह क्या ये उसका मीनिंग अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा. कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि एक्स्ट्रा डिटेल मैंने डाल दी है या कोई ऐसी इतनी कि मैंने डिटेल उसकी कोई निकल गई है. अब तक आपके जहन में वो एक प्रेसी अटेम्प्ट करने के बाद अब आपके जहन में वो मुकम्मल तौर पे वो उसकी जो डिटेल है वो आ चुकी है. So that is why I would suggest that always write the title after the